तो आज का टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉर्पोरेट की सोशली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक जो कॉर्पोरेट है वो काम कहाँ कर रही है, एक सोसाइटी में कर रही है। सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उनका यूज कर रही है, और रिसोर्सेज का यूज करके वो पैसा अर्न कर रही है। तो उस पैसे के लिए जो आपने अर्न किया है उसको आपको कुछ सोसाइटी के लिए भी खर्च करना चाहिए। इसीलिए एक टॉपिक बनाया गया कंपनी लॉ में, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक कॉर्पोरेट की उस सोसाइटी के लिए क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके रिसोर्सेज का वो यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी आपने बनाई है, वो कंपनी रोड पे चलेगी। रोड सरकार ने बनाया है, सरकार ने वो पैसा कहाँ से लिया, टैक्स के रूप में आपसे लिया है। तो सोसाइटी के जो रिसोर्सेज था उसका यूज कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट कर रही है। तो कॉर्पोरेट की सोसाइटी के रिगार्डिंग भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया कंपनी लॉ में, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि कॉर्पोरेट अपने लेवल पे करते रहते हैं चैरिटी और बाकी सब चीजें, लेकिन कुछ बड़ी एंटिटीज के लिए मैंडेटरी किया गया कि आप क्या करो, एज पर कंपनीज लो, जितना अर्न करते हो उसका सर्टेन परसेंटेज सोसाइटी के लिए अच्छे कामों में खर्च करो। सोसाइटी के लिए जितने अच्छे काम आपके बनते हैं उन अच्छे कामों के लिए आप क्या करो, उस पैसे का खर्च करना स्टार्ट करो। लेकिन वो जो अमाउंट है वो बहुत थोड़ी रखी गई है। ये नहीं है कि आपके ऊपर बर्डन डाल दिया कि भाई आपको इतना करना ही पड़ेगा। बर्डन नहीं क्रिएट किया गया है, सिर्फ आपके प्रॉफिट का 2%, आप जितना अर्न करोगे उसका सिर्फ 2% आपको क्या करना है, खर्च करना है सोसाइटी के लिए। लेकिन जो पर्पज है वो गवर्नमेंट ने खुद बताए हैं कि आप इन्हीं पर्पजेस के लिए अगर खर्च करोगे तो CSR के लिए क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं करोगे। किस चीज के लिए, CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अब CSR है क्या, नाम से तो पता चल गया, कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी को क्या बोला गया है, CSR बोला गया है। CSR की क्या लिमिट है, कौन सी कंपनीज को CSR का खर्च करना है। तो CSR खर्च करने के लिए एक CSR कमेटी भी बनाई जाएगी हर कंपनी में। उस कमेटी में कितने पर्सन होंगे, क्या करेगी वो कमेटी, साल भर क्या उसके काम रहेंगे, कितनी उसकी मीटिंग्स होंगी, और साल के लास्ट में एक CSR रिपोर्ट उनको बनानी है, जो रिपोर्ट फाइल की जाएगी किसको, मिनिस्ट्री को। आपकी बोर्ड रिपोर्ट, जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है उसका पार्ट बना के CSR की रिपोर्ट भी किसको दी जाएगी, मिनिस्ट्री को दी जाएगी, कि साल भर के दौरान इन इन पर्पजेस पे क्या किया हमने, पैसा खर्च करा है। इसी टॉपिक को ध्यान में रख के एक चैप्टर ही बना दिया गया, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसपे ये पूरा चैप्टर है। आपके जो 10 पेज दिए हैं, 11 पेज दिए हैं, सिर्फ एक सेक्शन पर है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसको क्या बोला गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR जैसे नाम से आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा लिमिट्स और बाकी चीजों पे आना है कि सोसाइटी कैसे, आप सोसाइटी के लिए किन चीजों पे खर्च कर सकते हो और कितना खर्च आपको करना है, वही टॉपिक हमें समझना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन एक ही बार में समझ लेना, उसे बार बार मत रिपीट कराना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ही नहीं जिसे 2 बार रिपीट करना पड़े। एक बार में टॉपिक समझ में आएगा, इतना आसान टॉपिक दिया गया है। और 4 नंबर का कंफर्म है, सिर्फ एक सेक्शन पे 4 नंबर का कंफर्म टॉपिक है, देख लो। सिर्फ एक सेक्शन ही पढ़ना है, कौन सा सेक्शन, 135, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा है, तो इसीलिए एक पूरा चैप्टर बना दिया गया उसके ऊपर, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट बिजनेस स्ट्रेटजी। आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक कंपनी की इमेज बहुत मायने रखती है। एक कॉर्पोरेट की इमेज बहुत मायने रखती है कि वो कॉर्पोरेट अगर कुछ भी लेकर आती है, कोई भी नया ब्रांड लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, वो कुछ सेकंड्स में फेमस हो जाएगा अगर उस कॉर्पोरेट की गुडविल अच्छी है। लोग अगर उसे जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ है, तो लोग उसका नया प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। लेकिन आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर खराब है तो लोग ट्रस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जैसे हमारे देश में टाटा का नाम है, रिलायंस भी नहीं है, लेकिन टाटा का नाम है, जहां कहते हैं कि ट्रस्ट के लिए आपको शक करने की जरूरत नहीं है, 1% भी आपको किसी चीज के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, अगर वो ब्रांड किसका है, टाटा का है। अगर टाटा ग्रुप का वो प्रोडक्ट है तो आपको 1% सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करता है, एक अपने कस्टमर्स के लिए और दूसरा अपने एम्प्लॉयज के लिए। वो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, उनका सीधा कहना है कि हम कभी दूसरे के लिए नहीं कमा रहे हैं।
हम सिर्फ दो लोगों के लिए कमा रहे हैं, एक अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि कस्टमर्स को हम चीजें लो प्राइस पे अवेलेबल करा सकें, और दूसरा हम अपने एम्प्लॉयज के लिए कमा रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय हमें कमा के दे रहे हैं हमें उसका भी अच्छा करना है। तो इसीलिए जब भी सीएसआर पढ़ाते हैं तो हम एक ही चीज पढ़ाते हैं कि टाटा का जो नाम है वो नाम ही काफी है बहुत सारी चीजों के लिए। और सीएसआर का जो कॉन्सेप्ट है अगर हम सही मायने में कहें तो वो टाटा ग्रुप से आया है, क्योंकि टाटा ग्रुप पर्सनली अपने पहले भी ये चीजें करता रहा है। इसमें लिखी हुई है एक लाइन सीएसआर जब हम पढ़ाते हैं कि अगर आपके जो काम है वो जो सीएसआर इसमें लिखे हैं, बुक में लिखे हैं, इससे भी अच्छे हैं तो आपको ये सीएसआर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट ऑलरेडी खर्च कर रहे थे उन्हीं को तो देख के क्या बनाया गया है, सीएसआर बनाया गया है, तो उनको वो चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने बिना किसी लो रेगुलेशंस के फॉलो करना स्टार्ट किया है, जबकि बहुत सारी कॉर्पोरेट्स एप्लीकेबल होने के बावजूद क्या करते हैं कि किसी एनजीओ से क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, एनजीओ को बोला कि हमें सीएसआर करना है, आपके थ्रू कर देंगे, आप हमें कैश में पैसा वापस कर देना, कुछ परसेंट कमीशन काट के। तो एक तो कॉर्पोरेट जो सच में कर रही है, एक कॉर्पोरेट जिन पे थोप दी गई है ये कि आपको करना ही पड़ेगा अगर आपकी नेटवर्थ, अगर आपका टर्नओवर और अगर आपका प्रॉफिट एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाए। और करना कितना है, सिर्फ 2% करना है। आप जितना नेट प्रॉफिट कमाओगे उसका सिर्फ 2% खर्च करना है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए। अभी रिसेंट में कोविड की वजह से पीएम केयर्स फंड बना था, अगर आपको पता है, और पीएम केयर्स फंड में भी अगर किसी ने डोनेशन दी है तो गवर्नमेंट ने क्वालिफाई किया है कि वो भी क्या कहलाएगा, सीएसआर ही कहलाएगा। इसीलिए कॉर्पोरेट आगे आए, इसीलिए कॉर्पोरेट्स आगे आए कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सीएसआर करना है हमें, सीएसआर में तो वैसे भी खर्च करना है। तो उसकी बजाय हमने क्या किया, एक डोनेशन बॉक्स में डाल दिया जिसका नाम क्या बनाया, पीएम केयर्स फंड। तो पीएम केयर्स फंड में अगर हम पैसा डाल दे तो वो क्वालिफाई अगर कर रहे हैं सीएसआर के लिए तो अलग से सीएसआर नहीं करना पड़ेगा। तो ये अभी रिसेंट में अमेंडमेंट के साथ है, ये अमेंडमेंट के साथ है, 24 अगस्त 2020 की अमेंडमेंट इसके अंदर है, जो आपकी बिल्कुल लेटेस्ट अमेंडमेंट है। आपकी बुक में हो सकता है ये अमेंडमेंट ना हो जो आपको बुक मिली है, बट जो मॉड्यूल अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की साइट पे, उस मॉड्यूल के जो अमेंडमेंट थी उस अमेंडमेंट को मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि अलग से ना करानी पड़े आपको वो बाद में, सर ये अमेंडमेंट आई थी आपने नहीं कराई। तो अमेंडमेंट मैंने साथ में ऐड कर दिया, अमेंडमेंट हम साथ के साथ ही कर लेंगे। तो corporate social responsibility is a important business strategies because to some extent a customer want to buy a product from the companies he trusts, supplier want to form business partnership with the company he can rely on, or employee want to work for a company he respect, other concern want to establish business contract with the company seeking feasible solution and innovation in the area of common concern। तो ये नॉर्मल लाइन लिखी है कि एक कस्टमर वहीं से प्रोडक्ट बाय करना चाहता है जिसको वो ट्रस्ट करता है, एक सप्लायर उसी को ही गुड सप्लाई करना चाहता है जिसपे वो रिलाय करता है, एक एम्प्लॉय उसी कंपनी के लिए अच्छे से वर्क कर सकता है जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है, और अदर कंसर्न भी है इसके अलावा जो जरूरी है क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए दूसरे के साथ में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट कंसाइंस, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, सोशल परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस या बिजनेसेस, ये नाम है सिर्फ अलग अलग दिए हैं आपके इसके। बिजनेस डिपेंड फॉर इट्स सर्वाइवल ऑन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी। अब एक बिजनेस अपने लंबा चलने के लिए किस पे डिपेंड है, सोसाइटी पे, क्योंकि सोसाइटी अगर आपको एक्सेप्ट कर लेगी तो आपका प्रोडक्ट सालों साल चलेगा। सोसाइटी ने अगर एक्सेप्ट करना बंद कर दिया आपका प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा मार्केट से बहुत जल्द। CSR has been defined by different people, giving it to a varied dimension। तो CSR को बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। माइकल हॉपकिंस ने बोला है CSR is concerned with treating the stakeholder of a company or institution ethically or in a responsible manner। ethically और responsible manner का मतलब है treating key stakeholder in a manner deemed acceptable according to international norms। तो इसने CSR को ये बोला कि CSR वो है जब आप एथिकल मैनर में बिजनेस करते हैं उसे ही सीएसआर बोला गया है। क्योंकि अगर आप एथिकल मैनर में, मतलब आपने प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट रखा, ये नहीं है कि बिल्कुल प्रॉफिट कमाने के पर्पज से कंपनी बनाई है, आपने क्वालिटी का भी ध्यान रखा कि आपकी क्वालिटी लोगों के, अगर आप खाने की
लोग उसे कंज्यूम कर सके, लोग उससे बीमार ना हो, लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, CSR ही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी की हेल्प सिर्फ पैसे से नहीं की जा सकती है। अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रोडक्ट भी देती है और प्रॉफिट मार्जिन को भी कम रखती है तो वो भी कहीं ना कहीं CSR ही है, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो किसके लिए है, सोसाइटी के अच्छे के लिए ही कर रहे हो। क्योंकि फिर वहां प्रॉफिट नहीं देख रहे हो, वहां लोगों का अच्छा देख रहे हो कि हमारी ब्रांड इमेज भी बनी रहे और लोगों का भी नुकसान ना हो हमारे प्रोडक्ट से। तो इसीलिए इसे भी क्या बोला गया है, CSR बोला गया है। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल जो CSR के बारे में बुक आपको पढ़ाना चाह रही थी। हालांकि आपकी बुक अगर आप देखोगे तो पूरा पेज है, मैंने तो वही टॉपिक उठाए हैं जिससे थोड़ा सा आपको CSR समझ में आए। अब सेक्शन स्टार्ट होते हैं। सेक्शन 135 सब सेक्शन 1, इसी में एप्लीकेबिलिटी दी गई है कि CSR की एप्लीकेबिलिटी क्या है, कि कौन कौन कंपनीज को CSR करने की जरूरत है, किस किस कंपनी पे CSR की एप्लीकेबिलिटी है। और CSR की एप्लीकेबिलिटी है तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, CSR में खर्च करना पड़ेगा, CSR के लिए खर्च करना पड़ेगा प्रॉफिट का 2%। As per section 135 of Companies Act 2013, CSR provision is applicable to the companies which fulfill any of the following criteria। अब ध्यान रखना, इसने वर्ड यूज किया है एनी, मतलब कोई भी एक कंडीशन भी अगर आपने सेटिस्फाई कर दी, कौन से साल में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल के, मतलब एज ऑन 31 मार्च, अगर तीनों में से कोई चीज भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, किसी भी लिमिट को अगर आपने फुलफिल कर दिया पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो 31 मार्च गई है, उसकी 31 मार्च को अगर आपने कोई भी लिमिट क्रॉस कर दी तीनों में से, तो CSR के प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है। कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ रुपीज और मोर। नेटवर्थ का मतलब बताएगा कोई, नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें से माइनस कर दो आपके जितने एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जितने भी आपने प्रोविजंस वगैरह बनाए हैं, वो सब चीजें माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी, नेटवर्थ। इंटेंजिबल एसेट नहीं माइनस होगी, वो एसेट्स है हमारी, नेटवर्थ का पार्ट है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कुछ प्रोविजंस बनाए जाते हैं, उन प्रोविजंस, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व, इन चीजों को माइनस हमें करना है और बाकी दो तीन चीजों को ऐड करना है, तो आपकी क्या आएगी, नेटवर्थ आएगी। अब वो कह रहे कि नेटवर्थ का, अगर कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ रुपीज और मोर है, ये हो गई पहली कंडीशन। अगर इसको क्रॉस कर दिया कब, एज ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कहां क्लोज हुआ है हमारा, 31 मार्च। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यही था, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, जिसे हम 19-20 भी कहते हैं। अब एज ऑन 31 मार्च अगर आपकी नेटवर्थ इससे ज्यादा है, 500 करोड़ रुपीज और मोर है, तो इस साल में, कौन सा साल है अब, 2021, इस साल में आपको क्या करना पड़ेगा, CSR के लिए खर्च करना पड़ेगा। इस साल के लिए आपको CSR स्पेंड करना पड़ेगा, 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको स्पेंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो आ गया ना पिछले साल, देख लिया बाकी सब चीजें। तो कह रहे कि कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹1000 करोड़ रुपीज और मोर। सेकंड चीज कह रहे हैं कंपनी का टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर का मतलब पता है ना, कंपनी की सेल्स, जितना कंपनी ने बेचा है वो क्या कंपनी की सेल है, वो टर्नओवर है। अब वो कह रहे कि टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ और मोर। अभी देखो ये, आप इसको मैथ में लिख लो, न्यूमेरिकल में लिख लो, क्योंकि ये पूरा पढ़ने के बजाय सिर्फ एक वर्ड से जब चीजें हो सकती है। तो पहले में क्या लिखा है, नेटवर्थ, दूसरे में क्या लिखा है, टर्नओवर, तीसरे में कह रहे हैं नेट प्रॉफिट कितना, 5 करोड़ रुपीज और मोर। तीन लिमिट्स हैं, तीनों याद रखनी है। अगर ये तीनों क्रॉस हो गई, या एक, तीनों भी हो ही सकती हैं, तीनों में से कोई जो भी पहले हो जाए उसके हिसाब से हमें क्या करना है,
सीएसआर में खर्च करना है। कितना है नेटवर्थ? 500 करोड़ और मोर। टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। अगर तीनों में से कोई भी लिमिट आपने क्रॉस करी, कौन से साल में? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो इस साल क्या करना पड़ेगा? सीएसआर में स्पेंड करना पड़ेगा। सीएसआर में प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। तो याद हो गई, तीन ही तो लिमिट थी, डायग्राम में भी यही दिया है। 135 एवरी कंपनी हैविंग टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट। अब इनके पीछे ना और लिख लो, क्योंकि कोई भी लिमिट करनी है हमें, तो तीनों में से कोई भी। अब सीएसआर के रिगार्डिंग ना सीएसआर के रूल्स भी है, एक सेक्शन है और एक सेक्शन के ही रूल्स भी दे रखे हैं। द कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल्स 2014 have widened the ambit for compliance obligation to include holding and subsidiary companies as well as foreign companies whose branch or project office in India which fulfill the criteria specified above। अब पहले तो आपने बोला कि कंपनीज जो 135 की लिमिट क्रॉस कर दे उन पे क्या एप्लीकेबल है? सीएसआर एप्लीकेबल है। अब वो कह रहे हैं कि क्या हमारी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी में भी एप्लीकेबिलिटी है? अब वो कह रहे हैं अगर होल्डिंग कंपनी क्रॉस कर दे तो होल्डिंग कंपनी को भी करना पड़ेगा, सब्सिडरी कंपनी क्रॉस कर दे तो सब्सिडरी को भी करना पड़ेगा। इवन फॉरेन कंपनी जिसका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में है और ये भी अगर इस लिमिट को क्रॉस कर जाए तो इनको भी क्या करना पड़ेगा? सीएसआर करना पड़ेगा, चाहे इनका हेड ऑफिस इंडिया से बाहर है। तो उसने सबको इंक्लूड कर दिया कि वो कंपनी, अब यहां पे ये तो नहीं कहेंगे पब्लिक है या प्राइवेट, क्योंकि उसने तो क्या कहा, जिसने ये लिमिट क्रॉस कर दी। एवरी कंपनी वर्ड यूज किया, एवरी। एवरी का मतलब सब, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर उसने लिमिट क्रॉस कर दी, कौन से वाली? 135 सबसेक्शन 1, कौन सी थी? नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर में खर्च करना पड़ेगा। कितना नेट प्रॉफिट का? 2%। अब ये पैराग्राफ सिर्फ इतना कह रहा है कि 135 का एम्बिट, 135 की जो जुरिस्डिक्शन है या लिमिट है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज पे नहीं है, इवन फॉरेन कंपनीज को भी इंक्लूड किया गया अगर उनका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस जो इंडिया में है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दे, जो कहाँ लिखा है? 135 सबसेक्शन 1 में लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 of CSR rule, the CSR provision will also be applicable to every company, including holding or subsidiary or a foreign company having its branch office, project office in India, having net worth of rupees 500 crore or more, turnover 1000 crore or more, और net profit 5 crore or more during any financial year। ऊपर वाली लाइन को ही रिपीट किया गया है। अब उसने सिर्फ पहले दिखा सिंपल टर्म्स में, अब उसने रूल की लैंग्वेज यूज कर दी कि सीएसआर के प्रोविजन हर कंपनी पे एप्लीकेबल हैं, फिर वो चाहे होल्डिंग हो, चाहे वो सब्सिडरी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो जिसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में हो, चाहे प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया में हो, और ब्रांच ऑफिस से आप इतना कमा रहे हो कि आपकी नेटवर्थ किसको क्रॉस कर गई? 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। सीजेशन, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो गया तो ये क्या हमेशा के लिए एप्लीकेबल रहेगा या हर साल लिमिट चेक करनी पड़ेगी? तो वो कह रहे हैं हर साल लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार एप्लीकेबिलिटी आने के बाद 3 साल का वेट करना पड़ेगा। तो सीएसआर रूल स्पेसिफाई दैट ए कंपनी विच डज नॉट satisfy the specified criteria for consecutive period of 3 financial year is not required to comply with CSR obligation। अब ये क्या कह रहे हैं? एक बार एप्लीकेबल हो गया तो 3 फाइनेंशियल ईयर तक एप्लीकेबल रहेगा। एक बार अगर एप्लीकेबल हो गया तो कितने साल तक करना पड़ेगा? 3 साल तक करना पड़ेगा। फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक अगर आपके ऊपर सीएसआर की ऑब्लिगेशन नहीं आई, 3 साल तक अगर सीएसआर की ऑब्लिगेशन नहीं आई तो फिर अगले साल से सीएसआर में खर्च नहीं करना है। तो यही कह रहे हैं, सीएसआर रूल स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कंपनी जो सेटिस्फाई नहीं कर रही है ऊपर लिखा हुआ क्राइटेरिया इतने साल तक, कंटिन्यू पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 फाइनेंशियल ईयर,
कॉन्जिक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूस, लगातार 3 साल, is not required to comply with CSR obligation, implying that a company not satisfying any of the specified criteria in subsequent financial year still need to undertake CSR activity unless it ceases to satisfy the specified criteria for a continued period of 3 years. तो इसका मतलब क्या है, एक कंपनी जिसपे CSR की ओब्लिगेशन आई थी उसे अगले साल भी CSR करना पड़ेगा, उससे अगले साल भी करना पड़ेगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स देखने ना, बोले इस साल तो क्या आया था, ओब्लिगेशंस आई थी, तो हमने इस साल क्या किया, CSR खर्च किया। फिर अगले साल की एंडिंग डेट आई, वहां देखा बोले CSR की एप्लीकेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ में लिखा है कि एक बार CSR की ओब्लिगेशन आई तो कम से कम 3 बार करना पड़ेगा। कम से कम कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। अब मान लो इस साल सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये मान लो 31 मार्च 20 है, 31 मार्च 20 को आपकी लिमिट 19 को क्रॉस हो गई थी, तो 20 में क्या करना पड़ा, आपको खर्च करना पड़ा। 31 मार्च 20 आया लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है, CSR में खर्च तब भी करना है। 31 मार्च 21 आया, CSR में खर्च तब भी करना है चाहे लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, और यहां भी खर्च करना है। 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का ध्यान रखना है। तो 20, 21 और 22, नहीं यहीं तक हो गया ना, भूल गए, ठीक है। तो 20, 21, 22 यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ और 22 वाले में भी नहीं हुआ, तो आगे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार अगर एप्लीकेबिलिटी आ गई तो कितने साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, 3 साल तक करना पड़ेगा। 3 साल का क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई करना है तभी सीज होगे। तो सीजेशन समझ में आया। एक बार एप्लीकेबिलिटी आ गई तो कितने साल तक करना पड़ेगा, 3 साल। अब अगर अगले साल एप्लीकेबिलिटी है तो 3 साल आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगले साल एप्लीकेबिलिटी है फिर 3 साल आगे बढ़ जाएंगे। जिसकी हर साल एप्लीकेबिलिटी आती हो उसे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जिसके ऊपर एक बार आई थी और अगले साल नहीं आई, उसे देखना है कि 3 साल तक वेट करके कि अगर 3 साल तक तो खर्च करना है और 3 साल बाद नहीं आई तो फिर उसके बाद खर्च करना बंद कर देगा वो CSR में। हो सकता है ना किसी का टर्नओवर इसी साल क्रॉस करा हो, पहली बार 1000 करोड़ को पार कर गया हो, तो उसने क्या किया, अगले साल CSR में खर्च किया, फिर उससे अगले साल भी किया और उससे अगले साल भी किया। वो कह रहे कि मेरे पास तो भाई एक ही बार टर्नओवर क्रॉस किया था, क्यों CSR की ऑब्लिगेशन डाल दी। तो कंपनी लोगों ने बोला कोई नहीं, तीन बार तो करना पड़ेगा खर्च, 3 बार देखेंगे खर्च करके, उसके बाद अगर आपके ऊपर तब भी ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर आप CSR में खर्च नहीं करना है। अब वो कह रहे कि जिस कंपनी पे CSR की एप्लीकेबिलिटी आएगी उसे क्या बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। तो CSR कमेटी कब बनेगी, जब लिमिट क्रॉस होगी तभी, जब लिमिट क्रॉस होगी तभी आएगी। अभी लिमिट रहती है, अभी लिमिट आगे लिखी है। CSR कमेटी अगर आपकी कंपनी सेटिस्फाई कर रही है कोई भी क्राइटेरिया तो खर्च करने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कमेटी डिसाइड करेगी किस प्रोजेक्ट पे खर्च करना है। आपके यहाँ पे शेड्यूल 7 पता नहीं 8 दिया है, उसमें एक्टिविटीज दी हैं कि यही वो एक्टिविटीज हैं जिनमें अगर आप खर्च करोगे तो वो CSR होगा, अदर एक्टिविटीज को CSR नहीं मानते। कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं कि उन्हीं एक्टिविटी में अगर आपने खर्च किया तो वो CSR के लिए क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज CSR वो नहीं माना जाएगा एज पर गवर्नमेंट। तो एज पर सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट require that company which trigger any of the aforesaid condition must constitute a CSR committee of the board to formulate and monitor the CSR policy। अब कमेटी बनाने का उसने पहला पर्पस बता दिया कि कमेटी इसीलिए बनाई जा रही है ताकि कमेटी फॉर्मुलेट करे इसको, CSR पॉलिसी को, फिर उसे मॉनिटर भी करे टाइम टू टाइम कि कंपनी सही से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, किस चीज को, CSR पॉलिसी उन्होंने जो बनाई है कि CSR में कैसे खर्च करना है कैसे नहीं करना है, इसके लिए क्या बना दी, एक पॉलिसी बना दी। पॉलिसी बनाने का काम किसको दिया, CSR कमेटी को। फॉर्मुलेट मतलब बनाना ही है ना, उस फॉर्मुलेट करनी है, उसे बनानी है क्या, CSR पॉलिसी। अब वो कह रहे CSR कमेटी में कितने पर्सन्स होंगे, तो CSR कमेटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। तो मिनिमम कितने डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और 3 डायरेक्टर में से एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, जो कंपनी से किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है, कंपनी से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है, बाहर का पर्सन है,
सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के पर्पज से आता है। और बनाया भी किस लिए है, ताकि अगर जो बोर्ड है अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उस गलती को शेयर होल्डर्स के आगे ला सके। इसीलिए कंपनी में कौन बिठाया गया, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी में, जो किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी में, उनको ध्यान में रख के लिखा गया। अब वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी ना एक लिमिट है। जैसे प्राइवेट कंपनी पे तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं है, पब्लिक पे एप्लीकेबल है, लेकिन पब्लिक पे 3 लिमिट है, उनको क्रॉस अगर करोगे, पेड अप शेयर कैपिटल है, टर्नओवर है, और तीसरी ये आपका बोरोइंग है। अगर इन चीजों को आपने क्रॉस किया तो ही पब्लिक कंपनी पे भी एप्लीकेबिलिटी है। लिस्टेड पे तो चलो एप्लीकेबिलिटी है ही है, क्योंकि लिस्टेड का तो टर्नओवर और सारी चीजें एक लिमिट को ऑलरेडी क्रॉस करके बैठे होंगे। लेकिन वो कंपनी जिन पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंप्लायंस ही नहीं है, कि उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट ही नहीं करना, स्टिल उनका टर्नओवर या नेटवर्थ एक लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उन कंपनीज में। अब फॉर एग्जांपल मान लो जैसे एक प्राइवेट कंपनी है, इसका टर्नओवर 1000 करोड़ है। टर्नओवर 1000 करोड़ मतलब किसकी एप्लीकेबिलिटी, सीएसआर की। लेकिन कमेटी, ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो तो प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टर्नओवर कितना ही हो, चाहे नेटवर्थ कितनी हो, कुछ भी हो, प्राइवेट कंपनी पे तो एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो कह रहे उस केस में फिर क्या करेंगे, वेयर ए कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 149, इट शैल हैव इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी 2 और मोर डायरेक्टर। तो फिर वहां पे सीएसआर कमेटी में फिर 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। अब 2 और मोर डायरेक्टर लिख दिया। अब मान लो हमारी प्राइवेट कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, तो फिर सीएसआर कमेटी में कितने लोग होंगे, वही 2 डायरेक्टर होंगे बस, और कोई नहीं होगा। फर्दर वेयर ए प्राइवेट कंपनी हैज ओनली 2 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, सीएसआर कमेटी कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद दीज 2 डायरेक्टर्स। अब सीएसआर कमेटी, तो सीएसआर के प्रोविजन किस पे भी एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है। अगर उनका ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस इन लिमिट्स को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो वो कह रहे सीएसआर कमेटी ऑफ फॉरेन कंपनी शेल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 पर्सन, वन ऑफ whom person shall be resident in India and other person nominated by the foreign company। या डायरेक्टर वर्ड यूज नहीं किया उसने, क्योंकि ब्रांच ऑफिस जो हमने इंडिया में ओपन किया है उसका डायरेक्टर पॉसिबल है, क्योंकि उसकी वो तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जा सकते हैं जो इंडिया में उस ब्रांच ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो हेड ऑफिस है वो तो फॉरेन में है ना, डायरेक्टर्स तो वही होंगे। ब्रांच ऑफिस के लिए तो आप किसको अपॉइंट कर सकते हो, किसी ऑफिसर को, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हो। तो इसीलिए लिखा है कि सीएसआर कमेटी में, कौन सी सीएसआर कमेटी, जो फॉरेन कंपनी बनाएगी, उसमें कितने होंगे, एटलीस्ट 2 पर्सन होंगे। उनमें से 1 पर्सन क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ये तो कंडीशन भी थी किस चीज के लिए, ब्रांच ऑफिस इंडिया में खोलने की कंडीशन भी यही थी कि जो पर्सन एप्लीकेशन लगाने आएगा वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, कि वो पर्सन ये कह रहा हो कि मैं फॉरेन के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव और इंडिया का रेजिडेंट भी हूं। बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन। अब वो कह रहे कि बोर्ड रिपोर्ट में आपको ये कंपोजिशन, कि आपने सीएसआर कमेटी कितने लोगों को मिला के बनाई है और कौन कौन वो पर्सन है, क्या उनकी डेजिग्नेशन है, तो ये डिटेल आपको कहां डालनी है, बोर्ड रिपोर्ट में डालनी है। तो बोर्ड रिपोर्ट का ये पार्ट है। नहीं, बोर्ड रिपोर्ट नहीं बनती उनमें, लेकिन उनके लिए अलग कंडीशंस हैं। जैसे हमारे यहाँ बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है, उनकी बैलेंस शीट का पार्ट बनती है ये, क्योंकि वहाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो भी बनाते हैं, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना देंगे हम किसको, सीएसआर कमेटी की रिपोर्ट को। रूल 3 ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी रूल 2014 स्पेसिफाई दैट एवरी कंपनी विच सीज टू बी ए कंपनी कवर्ड अंडर सेक्शन 135 देयर अंडर फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर shall not require to constitute a CSR committee। अब वो कह रहे कि अगर देखो ऊपर उसने क्या कहा, CSR के प्रोविजन अगर लगातार 3 साल एप्लीकेबल नहीं है तो CSR करने की जरूरत नहीं है। नीचे वो कह रहे कि 3 साल तक CSR के क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो CSR कमेटी की भी क्या नीड है, भी सब खर्च ही नहीं करना 3 साल बाद, तो कमेटी बना के क्यों रखनी है। कमेटी भी कितने साल तक कंटिन्यू करेगी, 3 साल तक ही कंटिन्यू करेगी। जिस दिन आपने क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं किया वहां से 3 साल,
क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो अगले साल खर्च ही करना है, फिर तो चाहिए ही चाहिए कौन, सीएसआर कमेटी। अब आप ये नहीं देखो, सीएसआर का मतलब समझना, पिछले साल जो कमाया है उसको खर्च करना है। तो पिछले 31 मार्च 2020 को अगर मैं क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया तो आने वाले साल में मुझे क्या खर्च करना है, सीएसआर का खर्च करना है। अब फंक्शंस दे रखे हैं सीएसआर कमेटी के। पहला पॉइंट तो आपको पता ही है, फॉर्मुलेट करना है किसको, सीएसआर पॉलिसी को, और उसे मॉनिटर भी करना था, किसका काम, सीएसआर कमेटी का। फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड ए सीएसआर पॉलिसी विच वुड इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन इन एरिया और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट। फॉर्मुलेट करनी है क्या, सीएसआर पॉलिसी, और उसमें क्या लिखा होगा, कौन सी एक्टिविटीज किस एरिया में कंपनी कर सकती है एज पर शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 आपने शेड्यूल 7 को ध्यान में रखा और उसी के अकॉर्डिंग सीएसआर पॉलिसी बनाई और उसमें स्पेसिफाई किया किस तरह की एक्टिविटीज किस एरिया में कंपनी कर सकती है, तो इसकी रेकमेंड कर दिया बोर्ड को। रेकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्च करना है ये भी कौन बताएगा, सीएसआर कमेटी। देखो कंपनीज लोगों ने तो बता दिया कि 2% खर्च करना है, लेकिन वो 2% का खर्च किस एरिया में करना है और किस एरिया में कितना करना है ये कौन बताएगा, सीएसआर कमेटी। किसके थ्रू, पॉलिसी बना के उसके थ्रू। रेकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन पर्संस ऑफ सीएसआर पॉलिसी। इंस्टीट्यूटेड ट्रांसपोर्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ताकि ये देखा जा सके कि कमेटी सच में सीएसआर में खर्च कर रही है या नहीं कर रही है। तो इंस्टीट्यूट क्या बनाया, एक ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द कंपनी, और मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी। और सीएसआर पॉलिसी को भी टाइम टू टाइम अपडेट तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, चेकिंग करनी पड़ेगी कि जो पॉलिसी हमने बनाई है वो अप टू डेटेड रहनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कोई नया एरिया स्पेसिफाई किया है तो अगर हमें उसे अपनी पॉलिसी में डालना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। अब वो कह रहे कि सीएसआर एक्टिविटीज खुद से करोगे या किसके थ्रू करोगे, सीएसआर एक्टिविटीज में जो खर्च है खुद ही करोगे या कोई कमेटी बना के करोगे, कैसे करोगे, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन। तो सीएसआर एक्टिविटीज शैल बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज पर इट्स स्टेटेड सीएसआर पॉलिसी एज प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज। तो कह रहे सीएसआर एक्टिविटीज वही आपको करनी है जो आपकी किस में लिखी है, सीएसआर पॉलिसी में लिखी है। वही प्रोजेक्ट, वही प्रोग्राम्स और वही एक्टिविटीज पे खर्च करोगे जो काम मेंशन है आपकी सीएसआर पॉलिसी में मेंशन है। अब वो कह रहे सीएसआर कमेटी ऑफ ए कंपनी डिसाइड टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटीज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड थ्रू। सीएसआर कमेटी डिसाइड कर सकती है कि उन्हें सीएसआर एक्टिविटीज इन नीचे वालों में से किसके थ्रू करनी है, और कौन सी सीएसआर एक्टिविटीज जो बोर्ड ने अप्रूव कर दी। अब इन्होंने तो पॉलिसी में बता दिया ना, ये एरिया है जहां हम खर्च कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है कि कौन से प्रोजेक्ट में खर्च करना है। अब वो कह रहे कि जो खर्च है वो कंपनी डायरेक्ट नहीं कर सकती, कंपनी इनडायरेक्ट वे में करेगी, मतलब कंपनी किसी के थ्रू करेगी। और वो कौन कौन हो सकता है, थ्रू ए कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8। कह रहे आप सीएसआर कमेटी में सीएसआर का जो खर्च है वो किसके थ्रू कर सकते हो, एक कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय द कंपनी। एक कंपनी जो कौन सी कंपनी है, या तो सेक्शन 8 है या रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या रजिस्टर्ड सोसाइटी है, और उसको बनाया भी किसने है, कंपनी ने खुद ही बनाया है, चाहे खुद ही सिंगली चाहे दूसरों के साथ मिलके। तो ये तो होगी कंपनी की खुद की कंपनी, खुद का ट्रस्ट या खुद की सोसाइटी, या बाहर वाले के थ्रू कंपनी वही सेम सेक्शन 8 रजिस्टर्ड ट्रस्ट रजिस्टर्ड सोसाइटी, लेकिन इस बार एस्टेब्लिश किया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी एंटिटी एस्टेब्लिश अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो खुद से भी कर सकते हो, खुद से कैसे, कोई कंपनी फॉर्म करके या कोई ट्रस्ट या सोसाइटी फॉर्म करके उसके थ्रू भी कर सकते हो। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू जो कंपनी बनी है, ट्रस्ट बना है या सोसाइटी बना है, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सीएसआर खर्च कर सकते हो। फर्दर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू अंडरटेक सीएसआर एक्टिविटीज अप्रूव्ड बाय सीएसआर कमेटी
कोई कंपनी एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी अदर देन दो स्पेसिफाइड अबव। तो ये दो तो स्पेसिफाइड थे, इनके अलावा आप किसी और से करना चाहते हो जो यहाँ नहीं लिखा है, उसके थ्रू अगर आप करना चाहते हो तो कह रहे हो उस कंपनी, उस ट्रस्ट, उस सोसाइटी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का, उन्हीं एक्टिविटीज में जो एक्टिविटीज आप करना चाहते हो। कि वो एनजीओ पिछले 3 साल से बच्चों का मतलब बच्चों को खाना खिलाती है या जैसे कुछ भी काम करती है, तो उनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च कर सकते हो। तो जैसे आपने सुना हो अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, रिलायंस की भी फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों के लिए चल रही हैं, या आपके आसपास भी बहुत सी ऐसी एनजीओ, रजिस्टर्ड ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटीज चल रहे हैं जो लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत से हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट की फॉर्म में चल रहे हैं जो लोगों से कम पैसे में उनका इलाज करते हैं, कुछ फ्री में भी करते हैं, कुछ पैसे लेके करते हैं, डिपेंड करेगा। तो जैसे टाटा के मोस्टली जो हॉस्पिटल्स हैं वो चैरिटेबल फॉर्म्स में है, तो वहां पे दूसरी जगह से कम खर्च है, लेकिन वहां पे फिर वही बात है, जहां खर्च कम है तो वहां भीड़ भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो? सीएसआर का एक्सपेंडिचर खुद की बनाई हुई कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट के थ्रू कर सकते हो, गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट के थ्रू कर सकते हो, या इनके अलावा भी किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी के थ्रू कर सकते हो। लेकिन उनका क्या होना चाहिए? ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। कितने साल का? 3 years का। इन अंडरटेकिंग सिमिलर प्रोग्राम फॉर अ प्रोजेक्ट एंड कंपनी हैज स्पेसिफाइड द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम टू बी अंडरटेकन, modalities of utilization of fund of such programs or project and monitoring and reporting mechanism। कंपनी अगर उनके थ्रू करेगी तो कंपनी को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कंपनी को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सी एक्टिविटीज पे वो खर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ बताना पड़ेगा क्या? रिपोर्ट बना के कि उस सोसाइटी, उस ट्रस्ट या उस सेक्शन 8 कंपनी ने भी कैसे खर्च किया है, उन्होंने भी कैसा खर्च किया है, उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। किसमें? सीएसआर की एक रिपोर्ट बनती है लास्ट में, उस सीएसआर रिपोर्ट के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। एक कंपनी चाहे तो कोलैबोरेट कर सकती है। कोलैबोरेट मतलब मिलके समझौता करके दूसरों के साथ भी क्या कर सकते हैं आप? सीएसआर में खर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी रिपोर्ट अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में फिर ये नहीं दिखा सकते कि दूसरे के साथ किया है। आप ये लिखोगे कि मैंने इतना खर्च किया था उस प्रोजेक्ट में जो 2 कंपनीज ने मिलकर करा है। तो एक कंपनी में आल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स और सीएसआर एक्टिविटीज in such a manner that CSR committee of respective company are in a position to report separately। कि खर्च इस तरह से करना है कि हर कमेटी अपनी रिपोर्ट सेपरेट बना सके। किसके हिसाब से? उन सीएसआर एक्टिविटीज के हिसाब से जो उन्होंने करी हैं, क्योंकि आपको अपनी रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी मिनिस्ट्री के आगे, दूसरी कंपनी को अपनी रिपोर्ट। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो 2% खर्च करना था वो आपने करा है या नहीं करा है। तो उसके लिए इसीलिए अलग एक्टिविटीज अलग से मेंशन करनी पड़ेंगी कि हमारी कंपनी ने इतना खर्च किया है, दूसरी कंपनी ने सेम प्रोजेक्ट में इतना खर्च किया है। क्या कंपनी अपना 2% देखेगी ना, दूसरी कंपनी अपना 2% लेकर आएगी। तो कह रहे प्रोजेक्ट ऐसा भी तो हो सकता है ना जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय पात्रा फाउंडेशन है, ये करीब 10-12 स्टेट्स में गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं, जैसे मिड डे मील होता है ना जो गवर्नमेंट स्कूलों में है, इसी तरह ये खाना अवेलेबल कराते हैं। तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन में कोई एक कंपनी के खर्च से तो चल ही नहीं सकती वो, तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज मिलके उनको चला रही हैं, बहुत सारे लोग उसमें डोनेशन दे रहे हैं, और भी अलग तरह से डोनेशन फॉरेन से आता है, तो जिनके थ्रू ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया ओनली अमाउंट टू सीएसआर। फॉरेन में अगर खर्च किया है तो वो सीएसआर नहीं है। सीएसआर एक्सपेंडिचर तभी माना जाएगा जब आपने कहा क्या हो? इंडिया में किया हो। सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स अगर आपके सिर्फ आपके एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए हैं या उन एम्प्लॉयज की फैमिली के बेनिफिट के लिए, तो वो सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं है। तो मतलब सबके अच्छे के लिए है तो सीएसआर एक्सपेंडिचर, सिर्फ आपके एम्प्लॉयज के अच्छे के लिए हो रहा है तो नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे जिंदल है, अभी यहाँ जिंदल में मान लो 10,000 एम्प्लॉयज हैं, और जिंदल ने सिर्फ उन 10,000 लोगों के लिए क्या बना दिया?
एक ट्रस्ट बनाया, जिस ट्रस्ट में उसमें हॉस्पिटल था, उसमें स्कूल था, तो उन्हीं के बच्चों को उसमें क्या मिलती थी, एजुकेशन कम प्राइस पे और ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिल रही थी। तो जिंदल ने क्या किया, अपने प्रॉफिट का 2% यहाँ खर्च कर दिया और बोला कि हमने तो क्या किया है, लोगों के अच्छे के लिए खर्च किया है। तो क्या ये सीएसआर है? क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिटेड है, क्योंकि सिर्फ आपके एम्प्लॉयज के अच्छे के लिए, इसीलिए सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं है। कंपनी में बिल्ड सीएसआर कैपेसिटीज ऑफ देयर ओन पर्सनल। अब वो कह रहे कि सीएसआर में खर्च करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज को भी तैयार कर सकते हो एज ए वॉलेंटियर काम करने के लिए, या बाहर से पर्सन बुला के उनके थ्रू भी करा सकते हो क्या, सीएसआर एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल मान लो रिलायंस फाउंडेशन है। अब रिलायंस फाउंडेशन को गरीब बच्चों के बीच में जाना है, अलग अलग जगह पे जाना है, तो हो सकता है कंपनी क्या करे, अपने एम्प्लॉयज को बोले कि आप भी कैपेबल हो जाओ, हर संडे आपको जाना है भाई, 5 दिन 6 दिन यहाँ वर्किंग है, 7वां दिन आपका वर्किंग कहां पर होगा, सीएसआर के कामों में होगा। तो आप कैपेसिटी अपनी भी बना लो, क्या करने की, सीएसआर करने की, लोगों की अच्छाई करने की। और फॉर एग्जाम्पल मान लो रिलायंस ने बोला कि भाई आप में से जो पढ़ा सकते हैं वो टीचिंग के लिए आ जाना, उस दिन हम सीएसआर में खर्च करेंगे। खर्च क्या, हम लोगों को, बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, उनको बुक्स देंगे, उनको और जो फैसिलिटीज पॉसिबल है वो फैसिलिटीज देंगे, लेकिन किसके थ्रू, आपके थ्रू देंगे, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू देंगे। तो आपकी कैपेसिटी बना लो, आप कैपेबल आप हो जाओ। आप नहीं होगे तो फिर किसको बुलाना पड़ेगा, बाहर से वॉलंटियर्स बुलाने पड़ेंगे जो ये काम कर। तो companies may build CSR capacities of their own personnel as well as those of their implementing agencies through institutions with established track record of at least 3 financial year, but such expenditure, including expenditure on administrative overhead, shall not exceed 5% of total CSR expenditure of a company in one financial year. अब वो कह रहे कि या तो खुद के एम्प्लॉयज को तैयार कर लेंगे, खुद के पर्सनल मतलब खुद के ये जो मैन पावर है उसको तैयार कर लेंगे, या फिर उस इंस्टीट्यूशन से या एजेंसी से बुलाएंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड होगा कितने साल का, 3 साल का। अब वो कह रहे कि अगर आप बाहर से बुलाओगे या अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग दोगे तो उसमें भी खर्च होगा ही होगा। तो कह रहे कि वो टोटल खर्चा इंक्लूडिंग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मिला के आपको जितना सीएसआर में खर्च करना है उसका सिर्फ 5% आप दूसरे खर्चों पे कर सकते हो। सीएसआर एक्सपेंडिचर मतलब हमें सीएसआर में मान लो 100 रुपए खर्च करने हैं, और इस 100 रुपए को खर्च करने में 5 रुपए की कॉस्टिंग आती है। अब ये देखो सिंपल सी चीज है, आपने मान लो सीएसआर में कंबल बांटने हैं, तो कंबल बांटने पैदल तो नहीं जाओगे, वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां वो रहते हैं, वहां तक कंबल लेके जाने पड़ेंगे, तो वहां तक गाड़ी का खर्च और बाकी सब एक्सपेंसेस आएंगे। और बड़ी कॉर्पोरेट को तो करोड़ों में करना है, तो वॉलेंटियर भी उसी हिसाब से चाहिए होंगे, तो वॉलेंटियर को भी क्या देने पड़ेंगे, पैसे या जो भी चीजें देनी पड़ेंगी। तो वो कह रहे हैं कि आप जो ये दूसरा खर्चा कर रहे हो, क्या खर्च करने के लिए, सीएसआर खर्च करने के लिए, जो आप अदर एक्सपेंसेस कर रहे हो वो टोटल सीएसआर का किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 5% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को समझ लेना, सिंपल सी चीज दी है कि सीएसआर में जितना खर्च कर सकते हैं उसका 5% ही अलाउड है क्या करने के लिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए जो सीएसआर के लिए जरूरी थे, सीएसआर करने के लिए जरूरी थे। अगर आपने अमाउंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो क्या सीएसआर एक्टिविटी है ये, तो ये सीएसआर एक्टिविटीज नहीं है। अब नेक्स्ट दे रखा है आपका लिस्ट दे रखी है सीएसआर एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर एक्टिविटी कहलाएंगी और कौन कौन सी एक्टिविटी सीएसआर एक्टिविटीज नहीं कहलाएंगी। तो सम एक्टिविटीज आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 एज द एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूडेड बाय द कंपनी। कोई फायदा नहीं है आगे देख के, होगा तो जितना हो जाएगा, नहीं होगा तो ना सही। सम एक्टिविटीज आर स्पेसिफाइड, कुछ एक्टिविटीज स्पेसिफाई करी हैं, कौन से में, शेड्यूल 7 एज द एक्टिविटीज विच मे बी इंक्लूडेड बाय द कंपनी इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज। द एंट्री इन द शेड शेड्यूल 7 मस्ट बी इंटरप्रेटेड liberally so as to capture the essence of the subject enumerated in the said schedule। अब वो कह रहे हैं कि आप चाहे तो यही वाली एक्टिविटीज कर लो या वो एक्टिविटीज कर लो जो कहीं ना कहीं सीएसआर एक्टिविटीज कहलाएंगी। द आइटम एनलिस्टेड इन अमेंडेड शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट आर ब्रॉड बेस्ड एंड आर इंटेंडेड टू कवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एज इलस्ट्रेटेड।
तो वो कह रहे कि हमने उन एक्टिविटीज को कोशिश करी है जो जनरली कंपनीज करती हैं, किसके लिए, सीएसआर करने के लिए। तो वाइड एरिया कवर करने की कोशिश किया, वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज को कवर करने की कोशिश करी है। मेन चीज याद रखनी कि शेड्यूल 7 में लिखी है एक्टिविटीज। अब ये एक्टिविटीज हैं, सिंपल सी एक्टिविटीज हैं, फटाफट पढ़ लो भाई, पढ़ो फटाफट। हंगर पता है, पुअर्टी पता है, मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, जिनको मतलब सही से खाना नहीं मिलता। क्या हो गया? इनमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, फटाफट चाहे मोबाइल निकालो चाहे कुछ करो, इनके मीनिंग खुद ही ढूंढ लो, कुछ चीजें खुद भी करना सीख लो। नहीं ढूंढ रहे तो मैं तुमसे ढूंढवा लूं, एक एक को खड़ा करना स्टार्ट करूं, एक एक चीज का मीनिंग पूछूं। ये एक्टिविटीज जो है फटाफट मैं पढ़ रहा हूँ एक बार दोबारा आपके लिए, आई होप आपने पढ़ ली होंगी खुद से, बट मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे रिकॉर्ड भी करना ही है। तो दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू एरिडिकेटिंग हंगर, पुअर्टी, मल न्यूट्रिशन, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन, including contribution to Swachh Bharat course set up by the central government for promotion of sanitation, making available safe drinking water। तो कह रहे कि हंगर, पुअर्टी, इन सबको मिटाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए जो एक्टिविटीज आप कर सकते हो वो एक्टिविटीज सीएसआर एक्टिविटीज है। इसके अलावा हेल्थ केयर को बढ़ावा देना, किस तरह से, उनकी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सको, इंक्लूड सैनिटेशन, शौचालय और ये सब चीजें, क्योंकि जो गांव में है वो यही चीजों की कमी थी कि पहले लोग खुले में और ये सब चीजें चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने आगे क्या किया, शौचालय को प्रमोट किया। इसी के ऊपर वो अक्षय कुमार की मूवी भी बनी है जिसमें ये दिखाया गया है कि गांव के लोग कैसे इन चीजों को नहीं अडोप्ट कर पा रहे थे। तो धीरे धीरे सबकी सोच बदली है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, भारत स्वच्छ हुआ है पहले से। तो ये क्योंकि 10 लाख से ऊपर टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं इस जो स्कीम है स्वच्छ भारत स्कीम, इसके तहत। Promoting education, special education, employment, vocational skills, especially among children, women, elderly, different abled, और livelihood enhancement project, प्रमोट करना है एजुकेशन को। तो इसीलिए क्या किया गया, गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन फ्री कर दी गई है कि अगर 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं कि अगर आप स्कूल में पढ़ोगे तो मिड डे मील के तहत आपको खाना भी मिलेगा और दूसरा आपको पैसे भी मिलेंगे वहां पे पढ़ने के नाम पे। तो ये चीजों की स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है। अभी 5 दिन पहले असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पर डे जो लड़कियां स्कूल आएंगी 100 रुपीज पर डे उन्हें मिलेंगे, 100 रुपए पर डे। तो ये किस लिए किया गया है, क्योंकि वहां पे वुमेन्स की एजुकेशन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा लो है असम में। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए कि लोग लड़कियों को किसी बहाने तो स्कूल भेजे, इसीलिए क्या किया गया, ये स्कीम चलाई गई है जिसके तहत 100 रुपए पर डे दिए जाएंगे। तो ये स्कीम ज्यादातर लड़कियों के लिए इसलिए आती है क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ाना नहीं चाहते, या एक लेवल तक पढ़ाने के बाद स्कूलों से निकाल लिया जाता है, शादियां और ये सब चीजें बहुत कॉमन हो रखी थी। तो प्रमोटिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ये योजना जो चलाई गई थी, इसका पर्पस ये था कि लोगों को कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए, कुछ है फिर कैसी भी स्किल हो, क्योंकि उस स्किल की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं उन्हें जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज वो क्या करेंगे, फिर रेडी और ये सब चीजें, रिक्शा, जो जिसके लिए एजुकेशन नहीं चाहिए,
एजुकेशन कोई काम करने के लिए चाहिए, उस काम को अगर आप एक क्लर्क लेवल पे करोगे, बिल्कुल लो लेवल पे करोगे तो सैलरी कम है, थोड़ा सा आपने कुछ और सीख लिया तो सैलरी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी, जिसका पर्पस था कि सबसे ज्यादा वुमेन्स को बढ़ावा देना था। वहां भी कहीं ना कहीं वुमेन्स को ज्यादा बढ़ावा दिया गया कि कुछ सीखेंगे तभी तो जॉब के लिए जा सकेंगे। प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, आज के टाइम पे जो जॉब निकलती हैं उसमें स्पेशली रिजर्वेशन आनी स्टार्ट हो गई है वुमेन्स के लिए, कि वुमेन्स के लिए फीस भी नहीं ली जाएगी। इंक्लूडिंग आप हरियाणा में देख लो, अभी जैसे जो जॉब निकली है गवर्नमेंट जॉब, उनमें वुमेन्स के लिए फीस शायद जैसे दूसरों के लिए अगर 100 रुपए है तो वुमेन्स के लिए शायद 25 रुपए या 0 है। क्यों है, ताकि बिना फीस के एटलीस्ट फॉर्म भरेंगे तभी तो कुछ करेंगे ना, कम से कम फॉर्म भरवाओ ताकि वो प्रमोट कर सके कि भाई हाँ हमें भी पढ़ना है और ये सब चीजें। तो प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरिंग वुमेन, सेटिंग अप होम हॉस्टल फॉर वुमेन्स एंड ऑर्फन्स। ये जो अनाथ है इनके लिए क्या बनाना, हॉस्टल्स और ये सब फैसिलिटीज, ओल्ड एज होम है, डे केयर सेंटर है सीनियर सिटीजन्स के लिए, या वो सब काम करना जिसकी वजह से बैकवर्ड लोग भी क्या हो सके, करेक्ट हो सके, उन्हें भी सोसाइटी में एक जगह मिल सके। ensuring environment sustainability, ecologic balance, protection of flora fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources, maintaining quality of soil, air, water, including contribution to clean Ganga fund sent up by the central government for regeneration of river Ganga। तो कह रहे कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, कि कैसे एनवायरमेंट को सस्टेन करके हम रख सकते हैं, कैसे बैलेंस बना के रख सकते हैं कि जितने पेड़ काटे जा रहे हैं कम से कम उतने पेड़ फिर लगाए भी जाएं, तो उसी वजह से एनवायरनमेंट सस्टेन कर पाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे और इंसान ऑक्सीजन के लिए तरसना शुरू हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा फाना, एनिमल वेलफेयर, एग्रोफोरेस्ट्री। एग्जैक्ट मीनिंग के लिए आप गूगल कर लेना, इसीलिए आप लोगों से कराया था मैंने, क्योंकि मुझे मीनिंग पता है लेकिन वो मीनिंग फिर आपको समझाऊंगा, फिर आप उसके ऊपर सवाल करोगे कि सर ये कैसे और वो कैसे, इसीलिए आपको ही बोला था कि एग्जैक्ट मीनिंग आप ही देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि उसका मीनिंग क्या है। क्वालिटी ऑफ सोयल कैसे मेंटेन की जाती है, खाद और बाकी सब चीजें, और सोयल की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकर आई है कि अगर आप एक फसल के बाद उस जमीन को कुछ टाइम पीरियड के लिए खाली छोड़ोगे या उस फसल पे कुछ और प्रोडक्ट उगाओगे जो नॉर्मली उगाते हो उसको छोड़ के, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। जैसा सोनीपत, कुरुक्षेत्र और हमारे यहाँ इधर साइडों में किया गया है कि 2 फसलों के बीच में अगर आप एक दूसरी फसल उगाते हो या एक फसल के लिए खेत को खाली छोड़ देते हो तो गवर्नमेंट सब्सिडी देने के लिए आपको तैयार है। ये क्यों किया गया है, ताकि जो क्वालिटी है सोइल की उसे मेंटेन किया जा सके, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली अगर एक जगह से फसल ले रहे हो तो अगली बार उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस ही होनी है। तो इसीलिए क्या किया गया, अब किसान ये कह रहे कि उगाऊंगा नहीं तो फिर खाऊंगा कहां से, तो गवर्नमेंट ने बोला हम सब्सिडी देने के लिए तैयार हैं, अब वो फसल उगा लो 2 फसलों के बीच में, जिससे कुछ ना कुछ पैसा तो आएगा लेकिन आपकी जो क्वालिटी है सोइल की वो धीरे धीरे वापस उसी जगह पे आ जाएगी। अभी और वो भी किया गया ना सोइल की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, अभी ये जो बाद में बच जाता है ये धान को काटने के बाद या गेहूं को काटने के बाद जो पराली बच जाती है, तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट लगातार कोशिशें कर रही है कि कैसे उस चीजों को करा जा सके। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सोइल, एयर, वाटर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लीन गंगा, और गंगा की सफाई और गंगा को दोबारा वैसा बनाने के लिए, क्लीन साफ बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसपे करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, हमारे जो पुरानी चीजें हैं उनको बचा के रखना, जैसे ताजमहल या कुछ भी है, क्योंकि उनकी क्वालिटी अगर गिर गई तो फिर उन्हें देखने कौन आएगा, क्योंकि टूरिज्म से भी इंडिया को बहुत पैसा मिल रहा है, तो टूरिज्म सेक्टर को भी बनाए रखना है। तो उसे बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, हमें अपने नेशनल हेरिटेज जो हमें विरासत में चीजें मिली हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। इसीलिए क्या किया गया, ताजमहल के आसपास जितनी फैक्ट्रियां थी गवर्नमेंट ने उनको जबरदस्ती बंद कराया है, क्योंकि उसकी वजह से वो जो पत्थर है वो काला होता जा रहा था उस धुएं से। या फिर आप कहो अभी जैसे रिसेंट में गवर्नमेंट जैसे जो यमुना है दिल्ली में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती रहती है, और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कंपनीज पे पनिशमेंट लगाता रहता है, फाइन पेनल्टीज लगाता रहता है कि कम से कम गंदा पानी डालो किसमें, गंगा में, यमुना में, तो जाके आके तो मिलनी उसी में ही है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, इसी तरह हमारी जो पुराने जो चीजें थी, जैसे जो लोग कुम्हार हैं या कुछ भी हैं, अब उनकी जो कला थी ना उसको भी मेंटेन करके रखना है
इसीलिए जो गवर्नमेंट है, ये जो माइनॉरिटीज के काम है या फिर ये जो नेशनल हेरिटेज या जो आर्ट कल्चर है, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, इनकी एग्जीबिशन लगवाती रहती है कि भाई कम से कम इनको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सके। तो रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग, उन बिल्डिंगों को बचाना, साइट्स को बचाना जो मतलब हमारे इतिहास के नजरिए से बड़े इंपॉर्टेंट है। वर्क ऑफ आर्ट, वो जो दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं, या जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं जिनपे, वो सिर्फ गुफा इसलिए फेमस है क्योंकि उनपे दीवार पे अलग अलग चीजें बनी है, इसीलिए ही फेमस है। तो अगर उस दीवार को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वहां देखने ही कौन आएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग अप ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, हथकरघा, जो हाथ से जो चीजें बनाने के लिए यूज किया जाता है उसे कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाई हुई चीजें। मेजर्स और बेनिफिट ऑफ आर्म फोर्स वेटरन, वार विडोज देयर डिपेंडेंट, इसके बाद कोमा आएगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स। तो जो हमारे युद्ध में जो फौजी हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देना, जो लड़के आए हैं कहीं ना कहीं, तो उनको प्रोटेक्शन, उनको पेंशन्स और बाकी सब चीजें अवेलेबल कराना भी गवर्नमेंट का काम है। लेकिन सीएसआर में इसलिए डाला गया कि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ ना कुछ लेवल तक आज के टाइम पे किस पे डाल दिया गया है, लोगों पे भी डाल दिया गया कि आप भी आगे आएं और इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। ट्रेनिंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स, रूरल स्पोर्ट्स, तो गांव में जो खेल है उनको बढ़ावा देना, क्योंकि शहर वाले तो सीख जाते हैं, गांव वालों को सिखाने के लिए कोई नहीं होता है। तो वहां पे इसीलिए मैदान बनवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीमों के तहत, कोच अवेलेबल कराए जा रहे हैं, डाइटिंग प्रोवाइड करी जा रही है कि लोग क्या कर सके, तैयारी कर सकें आगे आने वाले स्पोर्ट्स के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने वो अभी चलाया ना क्या, हाँ खेलो, हाँ हाँ, जो भी वो अभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, पीछे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, नहीं राठौर, राठौर थे, वो बहुत खुद ही इतने फिट हैं वो, तो उनको पिछले साल पिछली बार तो मोदी सरकार में पिछली बार खेल मिनिस्टर थे वो, इस बार तो शायद किरण रिजिजू हैं जो भी है, हाँ पिछली बार राठौर जी थे तो राजस्थान के, और बिल्कुल फिट थे वो, उन्होंने बहुत प्रमोट किया था स्पोर्ट्स को। कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, तो पीएम केयर्स फंड में डालो या पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डालो, प्रधानमंत्री राहत कोष हो चाहे प्रधानमंत्री केयर्स फंड है, इसमें अगर आप कुछ पैसा डालते हो जो लोगों के अच्छे के लिए है तो उसमें भी आप क्या हो, सीएसआर के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। कंट्रीब्यूशन टू इनकम्बेटर्स फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनकम्बेटर्स वो है जो कहीं ना कहीं इनोवेशंस को प्रमोट करते हैं, जो इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं या लोगों को जो एजुकेशंस देनी है इनोवेशंस करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक सेटअप बनाया कि वहां आप आके सीख सकते हो कि कैसे एक इंडस्ट्री सेटअप करी जाती है, कैसे एक इंडस्ट्री को चलाया जाता है। तो जैसे अभी रिसेंट में गवर्नमेंट है ना, ये एग्रीकल्चर बेस्ड जो फैक्ट्रीज है इनको बहुत बढ़ावा दे रही है, इसीलिए गवर्नमेंट उनको सिखाने का काम कर रही है कि आप कैसे ये जो सॉस है, जैम है, ये कैसे बना सकते हैं, सो दैट अपना सेटअप आप खुद सेटअप स्टार्ट कर सको। तो ये जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इनको कहते हैं इनकम्बेटर। तो यही कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू इनकम्बेटर्स फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, ये बाकी पढ़ लेना, बहुत सारे नाम है, इनको नाम ही याद करने और क्या है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, गांव को सही बनाने के लिए डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो। स्लम एरिया डेवलपमेंट, तो स्लम एरिया का मतलब पता है ना, जो जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली में कुछ एरियाज को स्लम एरिया डिक्लेयर किया गया है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा स्लम एरिया है। तो स्लम एरिया डेवलपमेंट, वेयर स्लम एरिया मींस एरिया डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, जिसको स्लम एरिया डिक्लेयर किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो डिजास्टर मैनेजमेंट, बाढ़ और ये सब चीजों को मैनेज करने के जो काम कर रहे हैं वहां भी आप पैसा दे सकते हैं। जो लोगों को दोबारा बसाने के काम चल रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन सब कामों में भी आप खर्च कर सकते हैं। हाउएवर इन डिटरमाइनिंग सीएसआर एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन, प्रेफरेंस वुड नीड टू बी गिवन टू द लोकल एरियाज और एरिया अराउंड वेयर द कंपनी ऑपरेट्स। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन आपको लिए सीएसआर आप वहीं करोगे जो आपके लोकल एरिया में होगा। सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो लोकल एरिया को दी जाएगी, बाहर को बाद में दी जाएगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए जिसमें
एक कंपनी बाहर ज्यादा कर रही है, बाहर मतलब अपने एरिया से बाहर ज्यादा कर रही है और अपने लोकल एरिया में नहीं कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि सीएसआर के अकॉर्डिंग, सीएसआर रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला खर्च किसके लिए होना चाहिए? लोकल एरिया के लिए। तो एज पर क्लैरिफिकेशन, एक क्लैरिफिकेशन आई थी जिसमें दो चीजों को, कि अगर वन ऑफ द इवेंट सच एज मैराथन, अवार्ड, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप ऑफ टीवी प्रोग्राम्स डू नॉट क्वालिफाइड एज ए पार्ट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। ये जो मैराथन्स है, चाहे वो चैरिटी पर्पस के लिए ही क्यों ना हो रही हो, चाहे चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन ही क्यों ना चल रहे हो, भाई लोगों, भाई पैसा इकट्ठा करने के लिए क्यों ना अलग अलग चीजें कराई जा रही हो, लेकिन वो सीएसआर नहीं है, क्योंकि वहां आप पैसा कलेक्ट कर रहे हो क्या करने के लिए? आगे कंट्रीब्यूट करने के लिए, और सीएसआर तो खुद ही कंट्रीब्यूशन है। तो कह रहे कि इन कामों के लिए आप सीएसआर क्वालिफाई नहीं करोगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट और स्टैट्यू। अब वो कह रहे कि लेबर लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको, लेबर लॉ में भी लिखा है कि अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो आप जो लॉ की वजह से कर रहे हो वो भी सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं है। अगर आप लॉ में कुछ लिखा है और उस चीज को कंप्लीट करने के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो भी क्या नहीं कहलाएगा? सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी एक्ट, स्टैट्यू of regulation such as labor law, land acquisition act are not count as a CSR expenditure under the companies act। अब ये अमेंडमेंट आई है जो रिसेंट में है कोविड की वजह से। MCA has issued clarification on spending of CSR fund for COVID-19 वाइड जनरल सर्कुलर नंबर 10 2020 dated 23rd March 2020 and confirmed that spending of CSR fund for COVID-19 is eligible for a CSR activities। कि अगर आप CSR फंड का यूज किसके लिए कर रहे हो? कोविड-19 के काम के लिए कर रहे हो, तो ये भी एलिजिबल है सीएसआर एक्टिविटी के तौर पे। फंड में बी स्पेंड फॉर वेरियस एक्टिविटी रिलेटिंग टू कोविड-19 अंडर आइटम नंबर 1 and 12 ऑफ द शेड्यूल 7 रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो वो फंड जो आप स्पेंड कर रहे हो कौन सी एक्टिविटीज में? कोविड-19 वाली एक्टिविटीज में, अंडर आइटम नंबर 1 और 12 ऑफ द शेड्यूल, प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो ऊपर आपने पॉइंट पढ़े, पहला हेल्थ केयर से रिलेटेड ही था, और जो 12th केयर है वो किससे है? डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी किस लिए क्वालिफाई कर रहे हैं? कोविड-19 की वजह से ये भी सीएसआर में ही क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर थे। आज के लिए फिर इतना ही है।